अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। आज शिबली फराज के वज़ीर इत्तलात के तौर पर हल्फ उठाने के बाद इमरान खान साहब की काबीना का हजम 50 तक पहुंच गया। यानी काबीना के अरकान की तादाद की बात की जाए तो कप्तान साहब ने 50 कर ली है। और आइन के मुताबिक अगर देखा जाए तो तादाद इतनी नहीं होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। क्या तादाद होनी चाहिए प्रोग्राम में आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इमरान खान साहब इक़्तिदार में आने से पहले बड़ी बातें किया करते थे कि जब मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा तो मेरी काबीना का साइज़ सिर्फ 17 होगा। लेकिन आज काबीना का जो हजम है वो 50 तक क्यों पहुंच गया है। और दूसरी जानिब 18वीं तरमीम के हवाले से बहस काफ़ी ज़ोरों पर है। आज मौलाना फजल रहमान साहब काफ़ी मुतहरक नज़र आ रहे हैं हमें। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से, बिलावल भुट्टो ज़रदारी से और दीगर अपोजिशन की जमातों के कायदीन के साथ रब्ते किए हैं। और उन्होंने ये कहा है कि 18वीं तरमीम के साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तमाम अपोजिशन इस मामले पे मुत्तफिक और मुत्तहिद होकर पूरी एफर्ट करेगी। लेकिन अपोजिशन माजी में कई मौके पे कई इशूज़ पे इकट्ठी हुई, लेकिन हर जगह पे कोई उसमें कामयाबी तो नहीं हासिल हो सकी अपोजिशन को। लेकिन एक दूसरे पे बदएतमादी की सूरत में वो इत्तेहाद जो जाके हमें बिखरता नजर आया। आपकी मरतबा अपोजिशन जब मुत्तहिद होने जा रही है 18वीं तरमीम के मामले पर, तो क्या इसे कोई कामयाबी हासिल होगी। और ख़बर भी है, मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जो 18वीं तरमीम के वाले से एक डिस्कशन चल भी रही है इस वक्त वफाकी काबीना के अंदर। क्या बात हो रही है, आज जो वफाकी काबीना का इजलास था, मैंने चेक किया कुछ वज़रा से, वहाँ पर 18वीं तरमीम के वाले से किसी किस्म का कोई बहस, कोई तज़किरा, कोई जिक्र आज के इजलास में एटलीस्ट नहीं हुआ। तो अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो यकीनी तौर पर काबीना के इजलास में या फिर ज़ीरो आवर में इस पर ज़रूर बात होती। लेकिन वज़रा ने कन्फर्म किया मल्टीपल कि इस पर ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई। और लॉकडाउन के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पूरी दुनिया में कई ममालिक में लॉकडाउन में नरमी की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर भी अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम जा रहे हैं और लॉकडाउन में बतदरीज नरमी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यही बता रहे हैं कई हेल्थ के माहिरीन भी कि पीक पाकिस्तान के अंदर अभी आनी है। और जो ममालिक ये भी हैं लॉकडाउन में नरमी की तरफ, वो 76, 65 या 43 दिन के लॉकडाउन के बाद गए हैं। पाकिस्तान के अंदर जो इफेक्टिव लॉकडाउन है वो सिर्फ 24 दिन का हुआ, जबकि उसके बाद लॉकडाउन नरम कर दिया गया था। 38 रोज़ से पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन है, जिसमें 24 दिन सख्त लॉकडाउन था, उसके बाद एक जुज़वी और नरम लॉकडाउन जो है वो इफेक्टिव है। लेकिन क्या हमें इस वक्त लॉकडाउन से निकलना चाहिए, इसमें नरमी मजीद करनी चाहिए, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब तलाल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मायूं अख्तर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का अपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं काबीना के अरकान के हवाले से। आज वफाकी काबीना जिसको चेयर इमरान खान साहब कर रहे हैं, काबीना के अरकान की तादाद 50 तक पहुंच चुकी है। वफाकी काबीना के अंदर देखा जाए तो वफाकी वज़रा की तादाद 27 है, वज़रा मुमलिकत की तादाद 4 है, वफाकी जो मुशीर हैं मुशीरों की तादाद 5 है, मावनीन खुसूसी जो हैं उनकी तादाद 14 है। तो टोटल मिलाकर ये काबीना का हजम जो है ये 50 तक पहुंच चुका है। यानी काबीना अरकान की 50 आज हो गई है। जबकि आइन के आर्टिकल 92 की शिक 1 के तहत काबीना का साइज़ इसमें डिफाइंड है। और ये आइन ये कहता है कि इसकी तादाद होनी चाहिए, जो टोटल पार्लियामेंट के अरकान की तादाद है उसका 11% आपकी काबीना के अरकान हो सकते हैं। तो ये 11% अगर देखा जाए जो बनता है तकरीबन 49 ये तादाद बनती है। लेकिन काबीना के अरकान की तादाद 50 तक पहुँच चुकी है। और नाज़रीन एक आपको हम मवाजना भी देते चले कि पूरी दुनिया के अंदर जो ममालिक हैं, जो बड़े तरक्की पजीर ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिनकी मिसाल भी खान साहब बहुत ज़्यादा देते हैं, वहाँ पे काबीना के अरकान की तादाद क्या है। तो अमेरिका की बात करें, अमेरिका में काबीना के अरकान की कुल तादाद है 15, जबकि बरतानिया में काबीना के अरकान की तादाद 21 है, जर्मनी में काबीना के अरकान की तादाद 15 है, जबकि तुर्की में काबीना का हजम है 18, और चीन के अंदर काबीना के अरकान की तादाद 37 है। और आइसलैंड, जिसकी खान साहब बहुत मिसाल दिया करते थे कि वहाँ का वज़ीर-ए-आज़म साइकिल पे दफ्तर जाता है, वहाँ काबीना के अरकान की तादाद 12 है। जबकि पाकिस्तान के अंदर काबीना के अरकान की तादाद 50 हो चुकी है। खान साहब इक़्तिदार में आने से पहले क्या आइडियलाइज़ करते थे, क्या बताया करते थे, जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा काबीना के अरकान की तादाद क्या होगी, ज़रा ये भी सुन लें। सिर्फ 17 लोग होंगे, 17 मिनिस्ट्री, टोटल मिनिस्ट्री 17 का, जो कभी पाकिस्तान में नहीं है। तो मायूं अख्तर खान साहब ये क्या हुआ, 17 से 57 तक बड़ा फर्क है, बड़ा डिफरेंस है। देखिए जी, आई थिंक काबीना की जो डेफिनेशन है वो आइन में सिर्फ फेडरल मिनिस्टर मेंबर ऑफ कैबिनेट होता है।
मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो भी बाय इनविटेशन इनवाइट किया जाता है, मेंबर ऑफ कैबिनेट नहीं है, और ना ही कोई एडवाइजर और स्पेशल असिस्टेंट, इनको स्टेटस दे दिया जाता है। सर ये फेडरल गवर्नमेंट की डेफिनेशन है, कैबिनेट की नहीं है। कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होता है, फेडरल आपने फेडरल कैबिनेट की बात की है। फेडरल कैबिनेट जो है आर्टिकल 90 पढ़ लें, उसमें फेडरल गवर्नमेंट की डेफिनेशन है, प्राइम मिनिस्टर एंड द फेडरल मिनिस्टर्स। सर मैं 2 दफा फेडरल मिनिस्टर रहा हूं, 8 साल, मुझे तो ना समझाए ना कि आइन क्या कहता है। ओके, यही कह रहा हूं, फेडरल कैबिनेट जो है वो फेडरल मिनिस्टर होता है जी सर। ये क्या जी सर, मैं भी तो आइन की बात कर रहा हूं ना, जो फेडरल गवर्नमेंट सर। मैं वो 32 साल से पार्लियामेंट रहा हूं और मैं 8 साल वजीर रहा हूं। फेडरल कैबिनेट, आपने जितनी मिसालें ली हैं बरतानिया की, वो आप फेडरल मिनिस्टर्स काउंट कर रहे हैं, आप उनके जूनियर मिनिस्टर्स नहीं काउंट कर रहे हैं, और उनके पास स्पेशल असिस्टेंट एडवाइजर नामी चीज नहीं होती। सो वी आर फॉलोइंग permissible limit in the constitution। सर आपके जाने के बाद ये सारी तब्दीलियां हुई हैं, 18वीं तरमीम के अंदर ये सारा आया था, और 2013 से ये मामला अब एप्लीकेबल है कि काबीना का जो अरकान है उसका हजम होना चाहिए। टोटल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसका 11%, और उसमें मेंशन है कि फेडरल मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, काबीना के फेडरल मिनिस्टर्स और मिनिस्टर ऑफ स्टेट दोनों उसमें इंक्लूड होते हैं। हो रही है वो काबीना के अरकान कौन होते हैं उस पे हो रही है। मेरा ये कहना है कि फेडरल कैबिनेट जो होती है वो सिर्फ फेडरल मिनिस्टर्स की होती है, उसका मेंबर सर स्क्रीन पे चल रहा है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी आते हैं उसमें, आर्टिकल 92 के तहत आप स्क्रीन पे चल रहा है, पढ़ भी ले सर आप। नहीं, उसका मेंबर एडवाइजर होता है। इसलिए दुनिया के हर पार्लियामेंट में, बरतानिया वोटिंग में सिर्फ फेडरल मिनिस्टर्स की राय उसमें देखी जाती है, फेडरल मिनिस्टर्स पे कंप्राइज होती है जी। वोटिंग में फेडरल मिनिस्टर्स का वोट काउंट होता है, जबकि जो डेफिनेशन है आर्टिकल 92 के तहत उसमें फेडरल मिनिस्टर्स और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स तमाम फेडरल कैबिनेट के अंदर आते हैं सर, वो काउंट होते हैं। नहीं आते सर, नहीं आते। आर्टिकल 92 स्क्रीन पे चल रहा है सर, स्क्रीन पे चल रहा है सर, स्क्रीन पे पता नहीं कौन किसके कहने के आर्टिकल 92 चल रहा है सर, आर्टिकल 92 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से चल रहा है सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन मैंने तो नहीं बनाया था सर। अगर आप इनविटेशन देखें कभी, जो फेडरल कैबिनेट का इनविटेशन आता है उसमें कैबिनेट मेंबर्स अलग लिखे होते हैं और नीचे लिखा होता है बाय इनविटेशन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड स्पेशल असिस्टेंट्स और एडवाइजर्स। अगर वो मेंबर हैं तो वो बाय इनविटेशन क्यों जा रहे हैं? बहरहाल दे आर पार्ट ऑफ द फेडरल कैबिनेट, फिर भी सर 17 और 27 में बड़ा फर्क होता है सर। इनविटेशन पढ़ रहा है आर्टिकल 92 की, वो गलत पढ़ रहा है। गलत नहीं, जो लिखा है क्लियरली लिखा है उसमें सर क्या इंटरप्रिटेशन है। जब लिखा है कि फेडरल मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, मुझे क्या समझा रहे हैं? चले 17 और 27 में भी बड़ा फर्क है सर, बाय द वे 19-20 का फर्क नहीं, ये काफी बड़ा डिफरेंस है फिर भी 17 और 27 के दरमियान। हम बात अभी कर रहे हैं कि आइन के मुताबिक है कि नहीं है। मेरी राय में तो नहीं है सर, अब आपकी राय डिफरेंट है, मेरी राय मैं उसका भी एहतराम करता हूं, लेकिन फिर भी सर 17 और 27 में बड़ा फर्क है सर, जो आप बात कर रहे हैं। चले उस पे आ जाते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं आइन की। आइन किस चीज की इजाजत देता है? इधर कोई गैर आइनी चीज तो नहीं हो रही, सो कम से कम गैर आइनी मेरी नजर में तो नहीं है। बाकी इमरान खान साहब क्या करते थे, 17 होंगे। इमरान खान साहब का अगर प्राइम मिनिस्टर का ये प्रोग्राम है कि वो मिनिस्ट्रीज रिड्यूस कर देंगे। देखें, जितनी मिनिस्ट्रीज हैं उतने मिनिस्टर्स होते हैं। 17 तभी होंगे अगर हमारे पास मिनिस्ट्रीज की तादाद 17 रह जाए, और मुझे यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर का अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो किसी न किसी पॉइंट पे वो इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। तलाल चौधरी साहब, लग रहा है आपको ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा? जो 17 अरकान की बात हो रही है, वैसे आपके दौर में तो 70 हुआ करते थे, उससे तो अभी भी काफी कम है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, एक तो जो हमारे दौर में कैबिनेट थी उसमें एग्जैक्टली जो आपने बताया है 11% 49 जो बनते हैं, उसमें स्पेशल असिस्टेंट जो थे वो उसमें शामिल हुआ करते थे। अब मैं क्योंकि हुमायूं साहब से इसलिए बहस नहीं कर सकता, वो बड़े भी हैं और वो कह रहे वो सीनियर भी हैं, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग एक सियासी कारकुन और कैबिनेट के मेंबर पे रहने पर यही है कि वहां पर फेडरल मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स और स्पेशल असिस्टेंट जिनके पास स्टेटस होता है स्टेट मिनिस्टर का, और वो तमाम और मुशीर जिनके पास फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस होता है जो सिर्फ 5 हो सकते हैं, वो सबको गिनकर 11% से कम होना चाहिए, जो आपने कहा। बाकी रही खान साहब की बात, तो आप क्यों एक चीज को लेकर ही आप समर साहब पीछे पड़ गए हैं? खान साहब ने कौन सी कोई पहली चीज ऐसी है जो कि कही हो और नहीं की हो?
कौन कौन सी मैं चीज गिनवाऊं? मैं आपकी शुरू कर देता हूं, वो पूरा प्रोग्राम गुजर जाएगा। खान साहब कहा कुछ करते थे, सुनाया कुछ करते थे, किया उन्होंने कुछ है। तो मेरा मतलब ये कोई अनहोनी बात नहीं है, खान साहब के लिए आम बात है। और ये वो कहते हैं लीडर बनता है जब इंसान यू टर्न, हर यू टर्न पे लीडर बनता है, और इतने लिए हैं तो बहुत बड़े लीडर हैं वो। खैर एनीवे, लेकिन मसला क्या है? कैबिनेट जो है उसमें हमें एतराज क्या है? ये इनकी मर्जी है कैबिनेट। देखिए, इन्होंने कहा ये था कौम से कि इनके पास एक टीम है, वो टीम जो है वो आके सब चीजें तब्दील कर देगी। इनके पास इकोनॉमी की टीम है, इंटरनल सिक्योरिटी की टीम है, इनके पास सेहत की, तालीम की, सारे स्पेशलाइज किस्म के लोग हैं वो। मगर हुआ क्या, आप जरा गिन लें, ज्यादातर कैबिनेट तो है ही पीटीआई फेसेस नहीं है, उनका पीटीआई से तल्लक ही कोई नहीं है। उनको मेरा मतलब फेसेस लाई जा रहे हैं सर, फेसेस लाई जा रहे हैं। शिबली फराज साहब आगे और भी आ जाएंगे, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं तलाल चौधरी साहब के, अगर यही बनता है 11% ही, फिर आपके दौर में जिस कैबिनेट का हिस्सा आप थे वो तो 70 अरकान पे मुश्तमिल थी, 69 पे 69 अरकान थे उसके अंदर। सर नहीं, बिल्कुल समर अब्बास 11% ऑफ 342 मेंबर्स, 342 नहीं सर, 446, सेनेट भी मिलाएं 446 446, ठीक कह रहे हैं। ओके जी सर, जो मैंने आपसे कहा, हमारे दौर में फेडरल कैबिनेट 11% से कम थी, और हमारे दौर में तो रिटें भी 1 मिनट में हो जाया करती थी समर साहब। सर 70 अरकान थे जिस कैबिनेट में आप थे सर, 69 अरकान फैसले हो जाते थे। और आपको पता है कि एक सूबे में इसी तरह स्पेशल असिस्टेंस के खिलाफ फैसला भी आया है, शायद वो बिल्कुल बलोचिस्तान के अंदर आया, क्या कहते हैं आपके बलोचिस्तान में। जी हाँ बिल्कुल। सो मेरी गुजारिश है, अब हम बात करें कि कैबिनेट है कैसी। चले बना लीजिए, 17 नहीं 70 बना लिए। अब कैबिनेट डिलीवर क्या कर रही है? कैबिनेट में है कौन? देखिए ना, इनके पास तो अपनी चीज ही कोई नहीं है, मांगे तांगे की चीजें हैं। कोई पीपल्स पार्टी से पकड़ा है, कोई मुशर्रफ साहब से पकड़ा है, कोई कहीं से पकड़ा है, और हमें वो कहते रहे हैं कि ये कमाल के लोग हैं इनके पास, और अपनी इनके पास टीम कोई नहीं है। और उनके उसके बाद ये देख लें कि जो लोग यानी वजीर हर चौथे दिन तब्दील होते हैं, और मगर अभी तक सजा जजा का कोई सिस्टम नहीं है। वो आटा चीनी वाले वहीं बैठे हैं, उनको कोई सजा नहीं है। तलाल चौधरी साहब, पहली मर्तबा किसी गवर्नमेंट में ऐसा हुआ है कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ने बैठे अपने के लोगों के खिलाफ कोई रिपोर्ट बनाई है। आप इस चीज को तो अप्रिशिएट करें। अब वो रिपोर्ट काबीना ने आज मंजूरी दी है एडजर्नमेंट की, कि 21 दिन के बाद, यानी 3 हफ्ते का टाइम दिया है फोरेंसिक ऑडिट के लिए, आ जाएगी वो भी सामने। इंतजार कर लें थोड़ा सा। देखिए समर साहब, अगर इन्होंने रिपोर्ट बनानी होती, इतने ये ऑनेस्ट और इतने ये हकीकत के सादिक और अमीन होते, तो ये बीआरटी पे बना लेते, ये वो ट्रिलियन ट्रीज पर बना लेते, ये अपने उस जो पानी से बिजली बननी थी उस स्कैंडल पर बना लेते। सो इन्होंने ये भी जो बनाई है, ये सिर्फ पर्दा डालने के लिए बनाई है। जहांगीर तरीन साहब को सिर्फ कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। असल में जिम्मेदार खान साहब खुद हैं, खान साहब हैं और बुजदार है। ठीक है, ये सारा क्राइसिस पैदा हुआ एक्सपोर्ट की इजाजत देने से। चले, सिर्फ अब ये नहीं है, आईपीपीएस की रिपोर्ट आ रही है, कर्जा कमीशन की रिपोर्ट आ रही है, बड़ी और चीजें भी आ रही हैं। सिर्फ ये तो नहीं है, चीजें लाई तो जा रही हैं। इससे मेरे से एटलीस्ट इस हद तक तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि चीजें लाई जा रही हैं। अब वो टाइमिंग में आगे पीछे चीजें हो सकती है। वहीं उत्तर खान साहब, अब सवाल फिर यही होता है, कल भी बात हो रही थी इस पे कि काबीना के अंदर कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, कितने लोग आ गए, कितना हजम हो गया। वो कह रहे परफॉर्मेंस क्या है, वो कह रहे जितने भी आप ऐड कर लें, परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा पोजीशन सवाल उठा रही है। परफॉर्मेंस ये है कि कोरोना वायरस से पहले की बात करते हैं, इंतहाई बुरे हालात, और अब हम शायद भूल चुके हैं, क्योंकि और इतना बड़ा मसला कोरोना का है जिसको हमने काबू पाया, इस मुल्क के रिजर्व्स ठीक किए, इस मुल्क के डॉलर की कमी दूर की, और इस मुल्क में हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ की तरफ जाना शुरू हुए। अब तो सारी दुनिया, पाकिस्तान छोड़ सारी दुनिया, अमेरिका ले लें, पूरा यूरोपियन यूनियन ले लें, इसमें टोटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। और मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत ने जिस तरह कोरोना वायरस को हैंडल किया है, जिस तरह पूरे मुल्क के इदारे मुतहर्रिक किए, NCOC, NCC, जिस तरीके से सारी दुनिया में पाकिस्तान के जहाज फिर रहे हैं सामान जमा करने के लिए, अपना हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए, जिस तरीके से घंटों की बुनियाद पे गरीबों की मदद के लिए, इंडस्ट्री की मदद के लिए, ताकि वो तबाह ना हो, कोई इस मुल्क में भूखा ना रहे,
एक पूरा कौम मुतहरिक हुई है। हमारा जो ग्रोथ रेट है कोरोना वायरस का, अल्लाह की मेहरबानी से वो उतना एक्सपोनेंशियल नहीं है, डेथ रेट भी कम है। हमारी कोशिश ये है कि जल्द अज जल्द, लेकिन वो काबीना की वजह से तो नहीं है ना मायूं खान साहब? तो फिर किस वजह से है जी? वो तो देखे फैक्टर ओवरऑल जो पाकिस्तान के अंदर सिंध कह रहा है कि हमने ज्यादा इफेक्टिव स्टेप्स उठाए, हमें फॉलो किया फेडरल गवर्नमेंट ने, वो कह रहे पॉलिसी तो हम लेके आए थे। हमारा बात, जो बुरा काम है उसकी जिम्मेवार काबीना है, जो अच्छा काम है उसकी जिम्मेवार। मैं तो बात कर रहा हूँ सिंध हुकूमत की, वो कह रहे हैं हमें फॉलो किया है फेडरल गवर्नमेंट ने, हम अगर लॉकडाउन की तरफ ना जाते तो ये तो वो भी ना करते। अब तो लॉकडाउन में नरमी की बातें यहाँ पे हो रही है उल्टा। अब देखिए मैं इसका क्या जवाब दूं। 60% NFC अवार्ड सूबों में चला जाता है और हर चीज उस पे बात होगी आगे चल के NFC पे भी, वो फेडरल गवर्नमेंट से मांग रही है। जी जी, वो तो पॉलिसीज की बात हो रही है मायूं खान साहब। ओवरऑल जो पॉलिसी थी कि सख्त लॉकडाउन किया जाए, वो कह रहे हैं इसमें हमें फॉलो किया गया। वेल आप देखिए, ये कौम पिछले 3 हफ्ते से लॉकडाउन की डेफिनेशन में उलझी हुई है। जी और ये एक सियासी बातें हम करते रहते हैं। बॉटम लाइन ये है कि इस मुल्क ने, अल्लाह की मेहरबानी से इस हुकूमत ने कोरोना पे अच्छी ग्रिप हासिल कर ली है और काबू पा लिया है, और हम आगे बढ़ रहे हैं इसका मुकाबला करने, इसको खत्म करने और इस पे आगे हम पूरा सेगमेंट करेंगे कोरोना के हवाले से। फैसल करीम कोटी साहब, हमारी बात हो रही थी शुरू में काबीना के हजम के हवाले से कि खान साहब की काबीना का हजम 50 तक पहुंच गया है, और वो कहा करते थे 17 अरकान होंगे मेरी कैबिनेट के अंदर, और जिन ममालिक की वो मिसालें दिया करते थे वहाँ 12, 15, 17, आइसलैंड जहाँ का वो कहते थे वहाँ का प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे जाता है ऑफिस, वहाँ के काबीना के अरकान की तादाद भी 12 है। लेकिन आपके दौर में भी है काबीना के अरकान की तादाद, राजा परवेज़ अशरफ साहब में काबीना देख रहा था 76 अरकान थे उसके अंदर। तो आपका तो इतना नहीं बनता कि क्रिटिसिज्म करना तहरीक इंसाफ की कैबिनेट पे मेरे ख्याल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हम क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे, हमें तो बकौल PTI के और खान साहब के हम तो बड़े बुरे लोग थे, हमने बहुत बड़ी काबीना रखी हुई थी, लेकिन खान साहब इसमें भी झूठे नहीं हैं, क्योंकि इनके 50 हैं, 17 लोग मैं भी फेडरल कैबिनेट में हूँ, बाकी तो सारे मिनिस्टर खान साहब के पास हैं, मतलब एडवाइज़र है, स्पेशल असिस्टेंट हैं। वो कह रहे थे मैं 17 मेंबर की काबीना रखूँगा, आज वो 50 से पहुँच गया। आज उनको हम मुबारकबाद भी देते हैं कि 50 तो उन्होंने कम से कम कंप्लीट कर लिया। क्रिकेटर है, वो क्रिकेट की ज़बान समझते हैं, तो क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान बात है जब वो खुद आते हैं। तो अब आप देखें आज उनकी काबीने में अगर आप लोग देखें, PTI के कितने लोग हैं, पैराशूट से कितने आए हैं और इधर उधर से कितने हैं, वो भी आपके सामने कैसे। तो जो चीज़ें वो माजी में कहते रहे हैं, वो तो किसी पार्टी की कैबिनेट के अंदर भी सारे लॉयल जो पार्टी के हार्डकोर मेंबर्स तो नहीं रहे, हमेशा बाहर से लोग तो आते हैं पार्टीज के अंदर, वो तो नई बात तो नहीं, बहुत कम आते रहे। लेकिन इस काबीने में अगर आप देखें तो ये तो प्रोपोर्शन ज़्यादा है। ये तो क्वेटा की आपने वो क्वेटा की PSL की टीम देखी, उसमें क्वेटा का कोई बंदा नहीं है, सारे बाहर के, लेकिन नाम वो क्वेटा की टीम का है, क्वेटा कलंदर है जो भी है, क्वेटा ग्लैडिएटर, ये भी कम से कम तकरीबन वैसे ही है। इस पर तलाल चौधरी साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। तलाल चौधरी साहब, अब काबीना की बात तो होगी, आप कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस जो भी है बंदे बाहर से आ जाए इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब इस बहस से मैं निकल के ज़रा आगे आना चाह रहा हूँ 18वीं तरमीम के हवाले से, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है जो कि आज ज़ेर बहस भी है। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज इस पर रब्ते किए हैं अपोजिशन की तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ, और उसमें एक मुश्तरका एलानिया भी उन्होंने जारी किया मौलाना साहब ने, जो उनके रब्ते हुए शहबाज शरीफ साहब के साथ, महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ, असफंजार वली के साथ और दीगर अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ। उसमें ये कहा गया है अपोजिशन की तरफ से मुश्तरका तौर पर कि 18वीं आइनी तरमीम के ख़ात्मे की हुकूमती साजिश किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। इसमें मज़ीद तरमीम के बजाय इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाना चाहिए। तो अब कल राना तनवीर साहब हमारे प्रोग्राम में थे, वो तो इसके हामी नज़र आ रहे हैं 18वीं तरमीम को रिवाइज़ करने के हवाले से। मैं ज़रा सुना देता हूँ आपको, वो कल क्या कह रहे थे, सुनाइए। 18वीं तरमीम में बिल्कुल रिव्यू करने की ज़रूरत है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको रिव्यू करना चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं, कोई चीज़ भी हरफे आखिर नहीं। तलाल चौधरी साहब, अब राना तनवीर साहब सिर्फ ये बात नहीं कर रहे, बल्कि आप ही की पार्टी से जब जिस कैबिनेट के अंदर आप थे, मिफ्ता इस्माइल साहब भी उसी कैबिनेट में वज़ीर ख़जाना थे, और उस वक्त वो भी कहते थे कि NFC अवार्ड जो है उन्होंने कहा था जो उसका फार्मूला है उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है उसके अंदर, और वो भी इसे रिवाइज़ करने की बात करते थे। आज तहरीक इंसाफ भी अगर वही बात कर रही है किसी न किसी लेवल पे, तो फिर क्यों ये गलत आपको लग रहा है? देखिए जी, एक इसमें अब गलत क्यों लग रहा है, इसके लिए मैं यानी इसमें सारे का सारा मामला जो 18वीं तरमीम के पीछे है वो पूल का मामला है। जो अभी हुमायूं साहब ने कहा है कि सूबों का पूल जो है वो 60% बढ़ा है और वफाक के पास सिर्फ 40% रह जाते हैं।
देखिए, वफाक को सूबों के पूल पर नजर डालने से पहले अपने आप को साबित करना होगा कि वो 40% जो है वो सही खर्च हो रहे हैं। समर साहब, मुझे ये बताइए, ये जो पीआईए रेलवे में पीआईए रेलवे डिस्कोस और उसके बाद जितने ये आप अदारे हैं जो कि बीमार अदारे हैं जिन पे अरबों हमारे हजारों अरब डूब जाते हैं, पहले वफाक मेहरबानी फरमाकर अगर ये तो करके दिखाए कि देखें भाई आपके पैसे हम डुबोने नहीं जा रहे, कल एक मेरा मतलब और पीआईए में डुबो देंगे और रेलवे में डुबो देंगे और डिस्कोस में डुबो देंगे, यानी सूबों का पैसा हमने लगाना इस चीज के लिए। सबसे पहले तो देखिए ना, उसके बाद रिफॉर्म्स तो मिले ही ऐसे ना, ये महकमे तो वफाकी हुकूमत को मिले ही ऐसे। इस हुकूमत में आके तो खराब नहीं हुए, इस हुकूमत में आके तो खसारे मिलेंगे। ये खसारा तो गवर्नमेंट ने इनहेरिट किया है सर। नहीं देखिए ना, खसारा नहीं किया आप सबसे पहले पैसा जो है वो कौम के पैसे को वफाक में तकरीबन 1000 अरब से जायद जो है वो जाया हो जाता है, वो ये इससे यूनिट्स में चला जाता है। ओ मेरे भाई, आप बात करते हैं सूबों के पैसे पे हाथ डालने के लिए, पहले अपने आप को तो साबित करें कि आप वो पैसा ठीक कर रहे हैं। और दूसरी बात, मुझे ये समर साहब, 18वीं तरमीम ये सूबों का आज से नहीं, हमारा एक हिस्सा पाकिस्तान का अलहदा इसी तरह के मुतालबात पे हुआ है। कोई ऐसी चीज जिससे वफाक कमजोर हो तो मिफ्ता इस्माइल साहब हमें को समझिए इस बात की क्या, उसको देखना भी नहीं चाहिए। और वफाक जो है इस वक्त ये चारों सूबों का ये इस पे कंसेंसस बड़ी जमातों का जब 18वीं तरमीम हुई, इसमें कोई छोटी मोटी तब्दीली जो है वो जब तक पूरा कंसेंसस ना हो इस पर बात भी नहीं करनी चाहिए। और आपके पास तो 4 वोटों की हुकूमत है, सेनेट में आपके पास वोट कोई नहीं, और आप मेरा मतलब है छेड़ ऐसे मौजू देते हैं जिसमें 2/3 अक्सरियत चाहिए। ये मैंने आदाद शुमार बाय द वे दिए थे तलाल चौधरी साहब, उसमें अगर नून लीग हिमायत कर दे तो पीपल्स पार्टी माइनस पीपल्स पार्टी भी ये तरमीम आराम से मंजूर हो सकती है। दोनों हाउसेज से, सेनेट में से 3 की कमी रह जाएगी, क्योंकि अभी तक आपके पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ से खुल के इस पर अपनी राय का इजहार नहीं किया गया। राना तनवीर साहब कल हमारे शो में आए थे, वाइस प्रेसिडेंट आपकी पार्टी के, वो इसके हामी नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं होना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए इसे। देखिए, हमारी पार्टी की तरफ से एक हमारा जो बयान पार्टी का है, मेरी राय या किसी और की राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन पार्टी की तरफ से राय आ चुकी है कि 18th अमेंडमेंट और वफाक को डिस्टेबलाइज करने के लिए किसी भी इस तरह की तरमीम का हम हिस्सा नहीं बनेंगे, और ये मौका भी नहीं है। ये बड़ा क्लियर एहसन इकबाल साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब जो है, उनका पूरा एक बयान जो है वो आ चुका है, और ये पार्टी पॉलिसी है। वो तो पहले भी कानून साजी के हवाले से कहा करते थे कि अगर वज़ीर आज़म हमसे बात करेंगे तो तब जाके हम वोट करेंगे। वो उस वक्त भी गैर मशरूत हमायत हो गई थी। यहाँ भी पता नहीं, मुझे मुख्तर ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके मायूस साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो नाजरीन ज़रा अपोजिशन की बात करेंगे कि अपोजिशन कई मौके पर करीब आई, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम थे कि जिस पर उन्होंने कहा कि हम नहीं होने देंगे या ये काम करेंगे, वो नहीं हो सके। हर मिशन के बाद अपोजिशन हमें तकसीम नजर आई। अब 18वीं तरमीम के मामले पर भी तमाम अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज मौलाना साहब की छतरी तले इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन यहाँ भी उन्हें कोई खातिरहा कामयाबी हासिल हो सकेगी या नहीं, बाद की छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाजरीन। अब अपोजिशन सारी 18वीं तरमीम के मामले पे इकट्ठी हो रही है एक मरतबा फिर से। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले भी कई मौके पे अपोजिशन इकट्ठी हुई। हाँ, वो सेनेट के अंदर चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद थी, या आर्मी एक्ट का मामला था, या फिर कोई दीगर इशूज़ थे, लेकिन अपोजिशन को हर मौके पर हज़ीमत उठाना पड़ी। चूँकि हर मामले पर अपोजिशन डिवाइड हुई, ना कि डिफीट, बल्कि डिवाइड भी हुई उस डिफीट के बाद। अब मैं आपको कुछ ज़रा सुनाता हूँ, शॉर्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं कि कई मौके पे अपोजिशन जब डिवाइड हुई, एक दूसरे पे बदएतमादी की सूरत में वो कोलैबोरेशन हमें टूटता नजर आया। सबसे पहले सेनेट के अंदर सेनेट के अंदर चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद थी, उस पर नून लीग ने पीपल्स पार्टी पर शक का इज़हार किया। ख्वाजा साहब ने क्या बात की थी, ज़रा सुन लें जी। यू इन्वेस्टेड इन द रॉन्ग मैन। नहीं, मैं बिल्कुल सही कहता हूँ कि मैं, यू वांट मी टू रिपीट इट, आई विल रिपीट इट। पार्टी ने डिसीजन लिया कि वो इसमें जो है वो, उनके सेनेटर्स ने अपने इस्तीफे जमा करा दिए हैं। नून लीग की तरफ से अब तक कोई ऐसी चीज चलें जी, जमा कराना तो ये गिमिक तो हमारी सियासी पार्टियां बड़ा पुराना कर रही हैं।
अभी आर्मी एक्ट पे बिलावल भुट्टो जरदारी भी इसी तरह की गुस्से का इजहार करते नजर आए नून लीग पर, जरा वो भी सुनाएं जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने इस फैसले पे ऑन बोर्ड नहीं लिया था। मुस्लिम लीग ने अगर अनकंडीशनल सपोर्ट ऐलान किया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक फुल स्टॉप और एक कॉमा में चेंज नहीं ले आ सकती है। तो आपकी मतलब भी अगर कोई कंडीशनल या अनकंडीशनल सपोर्ट अगर आ जाती है तो फिर पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल बन सकती है यहाँ पर भी। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान इस सारे मामले पे नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों पे इससे पहले तक वो शदीद बदएतमादी का इजहार करते रहे, नाराज़गी का इजहार करते रहे। आज वो फिर से इकट्ठे हो रहे हैं, वो क्या कहते रहे, ज़रा ये भी सुन लें। जिसको हम अपोजिशन कहते थे, बज़ाहिर वो अब एक हुकूमत का हिस्सा नज़र आ रहा है। और कौम की जो तवक्को थी कि बड़ी पार्टियां इस बहरान से और इस मुश्किल से कौम को निकालेंगी, इससे मायूसियाँ पैदा हुई हैं। अपोजिशन निस्बतन मुंतशिर है। मायूर तरहान साहब, इस मामले पे 18वीं तरमीम के मामले पे अगर गवर्नमेंट सीरियसली कंसीडर कर रही है कुछ हिस्सों को रोल बैक करने के हवाले से, तो शायद आपको उस तरह की स्मूथ सेलिंग ना मिले जिस तरह की आर्मी एक्ट पे मिली थी आपको। चूँकि मौलाना साहब जो बात करें अपोजिशन की कि वो हुकूमत के साथ मिल गई, यहाँ पीपल्स पार्टी तो आपके साथ बिल्कुल नहीं मिलेगी। नून लीग के कुछ रहनुमाओं के जो बयानात हैं वो इस तरह के शायद आ रहे हैं कि शायद वो मे भी साथ चल जाए, इम्कान मौजूद है। लेकिन अभी तक जो एहसन इकबाल साहब का बयान सामने आया, किसी किस्म की उधर से सपोर्ट का इम्कान नज़र नहीं आ रहा। देखिए, एक मैं आपके जवाब देने से पहले बताता चलूं कि अभी जो गुफ्तगू हो रही थी NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम में कोई बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है। और ये जो NFC अवार्ड 57.5% से इन सम केसेस 60% पे जो गया, इसका 18वीं तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं था, अवार्ड देने से ताल्लुक था। दूसरी बात मैं ये बताऊंगा, लिखा गया था कि हर साल आप बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब बैठे साथ, उसमें वो एक अलग चीज है। उसमें ये तो नहीं लिखा गया था कि आप 14% बढ़ा देंगे, ये तो नहीं लिखा था ना जी। अच्छा, मैं ये गुजारिश करूं कि जो आपने सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र किया, वो सीक्रेट बैलेट होता है। अगर किसी किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फ्लोर पे लाई जाएगी तो वो सीक्रेट बैलेट नहीं होगा, वो बाय डिवीजन होती है। इसमें पता चलता है कि कौन आदमी किस तरफ वोट कर रहा है। हैविंग सेड दैट, ये नहीं हो सकता कि कुछ लोग जो कि पार्लियामेंट में इस वक्त मौजूद भी नहीं हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम हाथ नहीं लगाने देंगे 18वीं तरमीम को। पार्लियामेंट का मुकम्मल और पूरा हक पार्टी मौजूद है सर वहां पे, अगर खुद नहीं गवर्नर अथॉरिटी है कि वो किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट, अगर उसके पास नेसेसरी सपोर्ट नेशनल असेंबली में 2/3 और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में 2/3 सपोर्ट मौजूद है, तो वो कुछ भी चीज आइन में चेंज कर सकती है। और समर अब्बास साहब, मैं एक और आपसे गुजारिश तो आर्मी एक्ट पे भी नहीं थी, लेकिन सपोर्ट आ जाती होती है जब इकट्ठा करने की कोशिश की जाए। करूं कि मैं अभी ये नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने सिर्फ काबिल एहतराम असद उमर का बयान सुना है और उसके बाद मैंने कुरैशी का भी बयान सुना है। दोनों पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं। आज आप खुद फरमा रहे थे कि काबीना में आज के इजलास में कोई डिस्कशन नहीं हुई, डिस्कशन नहीं हुई। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसको इनिशिएट करती भी है तो ये मुझे कोई ना कहे कि फलां पार्टी किसी सूरत में ये नहीं करेगी या करेगी। वो माजी जो है वो भरा हुआ है इन मिसालों से, कहने और करने में जो फर्क होता है। सही, कहने और करने में बड़ा फ़र्क होता है, माजी भरा पड़ा है। फैसल करीम कुंडी साहब, आप समझ गए होंगे इशारा किस तरफ कर रहे हैं मायूर खान साहब भी। अब यहाँ पे भी दोबारा से अपोजिशन किस तरह से, आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि मिल के आप रोक लेंगे अगर ऐसी कोई सीरियस मूव आती है 18वीं तरमीम के हवाले से? क्योंकि पहले मैंने जो मिसालें दी, आप हर जगह पे आप डिवाइड नजर आए। देखें, चाहिए थे कि हम आज कोरोना पे डिस्कस, एक ऐसे इशू पे डिस्कस करेंगे बिल्कुल कि कोरोना की आड़ में ये सारा मामला, हुकूमत पे के पास इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी नहीं है और वो चाहती है कि हम जो है वो इधर उधर की बातें करें और फोकस किसी उस पर ना करें। दूसरी बात यह कि देखें, आपने मुस्लिम लीग नून के अंदर मैंने जरा पहले बात की कि वहाँ पे इस तरह की राय मौजूद है। मुस्लिम लीग नून की मैंने इस्माइल साहब जब वजीर खजाना थे वो कह चुके हैं कि NFC के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। तनवीर साहब कल हमारे शो में थे, वो भी कह रहे थे मैं बिल्कुल इस हक में हूँ, हामी हूँ इस बात। तलाल साहब क्या कह रहे हैं कि नहीं, मगर नून लीग के अंदर ये राय मौजूद है ना, पाई जाती है। पीपल्स पार्टी के अंदर तो एक राय है कि बिल्कुल छेड़ना भी नहीं, देखिए इस पे बहस भी नहीं करनी। ये डेमोक्रेटिक, नून लीग के अंदर किसी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी है। डेमोक्रेटिक पार्टीज में होती है कि वो
इख्तलाफ राय रखते हैं, जब ये पार्टी की मीटिंग होगी, जब ये फैसला करेंगे और उन्हीं लोगों की राय से पार्टी को फैसला करती है ना सर। जब देखिए तनवीर साहब नायब सदर है पार्टी, देखिए सदर तो नहीं है, जब सदर उनके जब शहबाज शरीफ साहब स्टेटमेंट दे देंगे फिर हमें क्लियर हो जाएगा कि वो किसकी तरफ हैं। लेकिन आप तो अपोजिशन की बात कर रहे हैं, आपने मेंगल साहब का स्टेटमेंट देखी थी माजी में जब उन्होंने दिया था 18 नवंबर पे क्या कहा था, आपने MKM की स्टेटमेंट देखी थी, तो वो भी हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं ना, तो वो भी अगर आप उनकी भी स्टेटमेंट्स देखें तो वो भी हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके भी रिजर्वेशन है, मतलब है कि 18th अमेंडमेंट पे वो शायद हुकूमत के साथ खड़े ना हो। जहाँ पे अभी हुमायूं अख्तर साहब ने कहा है कि जब चेयरमैन सेनेट का था वो सीक्रेट बैलेट था, अब आप जो है आप पार्टी के साथ होंगे, अगर आप पार्टी के साथ नहीं होंगे तो आपके ऊपर डिफेक्टिंग क्लॉज भी लग सकती है। हुमायूं अख्तर साहब का आखिरी जुमला जो है बड़ा अच्छा है कि करने में और कहने में बहुत फ़र्क है, जिस तरह इमरान खान माजी में कहते थे और आज कर रहे हैं, सामने नज़र आ रहा है। लेकिन ये चीज़ें जब आएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ों से पहले भी एक दफ़ा ये डिबेट हुई थी, फिर ये तहरीक इंसाफ जब से हुकूमत में आई है 3-4 मरतबा ये डिबेट इनिशिएट हो चुकी है, तो ये 2-3 दफ़ा इन्होंने डिबेट की है। जब टाइम आएगा तो फिर देख लेंगे कौन, हर पार्टी की अपनी वो है कि वो किस तरफ खड़ी हो, लेकिन पाकिस्तान में उस पार्टी का एक स्टांस क्लियर है कि 18 नवंबर पर कोई बात नहीं हो सकती। तो तलाल चौधरी साहब फिर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए नून लीग की तरफ से भी किसी किस्म एक जुमला ऐड कर दूँ साथ, जिन लोगों के इख्तलाफात हैं जो उस वक्त उस ज़माने में उस कमेटी में बैठे थे, उनको जो सदारती अवार्ड मिले पहले वो शायद वापस कर दें, फिर उसके बाद उस पर जो है उससे इख्तलाफ पे बात करें। सही। जनाब तलाल चौधरी साहब, अब मामला यह है कि नून लीग की जिस तरह मैंने मिसाल दी कि बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं, एक तो इशारा दिया हुमायूं अख्तर खान साहब ने, बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, कहने की और बातें होती हैं, बाद में जब करने पर आता है कुछ और हो जाता है। लेकिन अपोजिशन कई मौके पर इकट्ठी हुई कई इशूज़ के ऊपर, लेकिन हर मामले पे ना सिर्फ नाकामी हुई बल्कि तकसीम और एक दूसरे पे इल्ज़ामात और बदएतमादी की सूरत में वो मामला ख़त्म हुआ। 18वीं तरमीम पे जब आज सारी अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, यहाँ तो जो माजी करीब की जो हिस्ट्री है वो रिपीट तो नहीं होगी। देखिए समर साहब, क्या कहते हैं, हुमायूं साहब क्योंकि सुलझे हुए आदमी हैं, उन्होंने बड़े एक क्या कहते हैं शुगर कोटेड अंदाज में बात की कि करने और कहने में बड़ा फर्क है। यानी मैं बात समझता हूं कि वो कहना चाह रहे हैं कि डंडा जो है वो हर कुछ करवा लेता है, लेकिन गुजारिश ये है कि डंडे से ये मुल्क पहले चला नहीं है, ये डंडे की वजह से ही 1970-71 में अलहदा हुआ है। ये हम डंडे और जोर जबरदस्ती इस कौम पर ना चलाएं, इन लोगों को पार्लिमान में बैठे हुओं को ऑन बोर्ड लें, जो पाकिस्तान जरूरत नहीं पड़ती सर। यहाँ तो आपकी पार्टी तो खुद मान गई थी, किसी डंडे के जोर पे तो नहीं मानी ना सर। जो अभी आपने रिसेंटली किसी एक एक्ट के ऊपर आपने वोट किया था, आप डंडे के जोर पे तो नहीं किया था, खुद से आपने गैर मशरूत हमायत का ऐलान किया था। देखिए मैं गुजारिश, देखिए ना, मैं उस वो जो ये वाली इस पे नहीं, मैं अभी 18th अमेंडमेंट पे जो हुमायूं साहब ने जिस तरफ वो कह रहे हैं, मेरी गुजारिश एज ए पाकिस्तानी सिर्फ ये होगी, कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं अभी तो डंडा काबीना हिस्सा बन गया, ऐसी कानून साजी करें जिससे कम अज कम ये वफाक मजबूत हो। और अगर वफाक मजबूत ना हो तो मुझे ये बताइए कि अगर वफाक के पास सारे पैसे 100% भी चले जाएं तो फिर भी उसका क्या फायदा होगा? तलाल चौधरी साहब, इस सारे मामले में पीपल्स पार्टी इतना ज्यादा मैटर नहीं करती जितना मुस्लिम लीग नून मैटर करती है। चूंकि जो नंबर गेम कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर बन रही है, सिर्फ अगर मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट अगर हुकूमत को मिल जाए 18वीं तरमीम पर, तो ये तरमीम आराम से हो जाएगी। पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लेने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ नून लीग की तरफ से एक पीपल्स पार्टी को भी एक छोटी चाहिए कि नून लीग निकलेगी नहीं, वो स्ट्रांगली खड़ी हो जाएगी सारे मामले पे कि नहीं होगा। देखिए मैं आपसे बता चुका हूं कि हमारी पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो आ चुका है। उसके बाद बाकी अपोजिशन जमातों से मुशावरत जारी है। लेकिन मेरी हुकूमत से गुजारिश ये है कि जब इत्तेहाद चाहिए आप फुलझड़ियां क्यों छोड़ते हैं? आपकी 1.5 मेंबर पर हुकूमत कायम है, आपसे बाकी मसले तो आज के दिन तक हल नहीं हुए। 18th अमेंडमेंट से आप कह रहे हैं कि बाकी हो जाएंगे। मुझे ये बताइए, जो बाकी ये 1.5 साल पौने 2 साल गुजरा है, इसमें कारकर्दगी की वजह क्या 18th अमेंडमेंट थी? आपकी नलायकी और नाअहली थी। मुझे बताएं, बुज़दार साहब को आप पंजाब में लगाएंगे तो आप कहेंगे कि जी हम उसके बाद परफॉर्म कर लेंगे, या वफाक में अगर आपके पास कोई प्लानिंग, कोई विजन, कोई टीम नहीं होगी तो आप कहें कि हम 18th अमेंडमेंट की बजाय 1800 की अमेंडमेंट भी कोई नई इनके लिए ले आए तो वो आप परफॉर्म कर लेंगे। और खुदा के लिए ये ऐसी बहस जो कि मुमकिन नहीं है, जो इस वक्त वफाक को कमजोर कर सकती है, उसको बहस का आगाज क्यों किया गया है? किसने किया है? वफाकी वुज़रा ने किया है और जानबूझकर करते हैं। मेहरबानी फरमाएं, जो काम अभी जितना आपके पास है वो करके दिखाएं।
चलें, मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है। प्रोग्राम में ब्रेक से वापस आएंगे। तो 18वीं तरमीम के तनाजुर में ही कोरोना वबा पे भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि उस तनाजुर में डिबेट सारी शुरू हुई थी इनिशियली, और कोरोना वबा के हवाले से जो गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं उस पर बात होगी। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। कोरोना वबा के बारे से अगर हम बात करें तो आज मुल्क में लॉकडाउन की नरमी की बात हो रही है, और जिन ममालिक की मिसालें दी जाती हैं वहाँ पे चीन की अगर बात करें तो 76 रोज़ वहाँ पे सख्त लॉकडाउन रहा है। इटली के अंदर 65 दिन सख्त लॉकडाउन रहा है, जबकि फ्रांस के अंदर 43 दिन सख्त लॉकडाउन रहा है, जिसके बाद नरमी की अब बात हो रही है, लॉकडाउन उठाने की बातें हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 21 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक यानी 24 दिन सख्त लॉकडाउन रहा, उसके बाद उसमें नरमी कर दी गई। 38 रोज़ से यहाँ लॉकडाउन, और अब यहाँ पे लॉकडाउन उठाने की बातें हो रही हैं। इस्लामाबाद के अंदर मागला हिल्स पे जो रिजॉर्ट्स हैं वो खोल दिए गए हैं अवाम के लिए, पार्क्स वगैरह। फैसल करीम कुंडी साहब, ठीक सिमत में जा रहे हैं हम? देखें, ठीक सिमत है भी और नहीं भी। अगर पार्क और से तो मैं एग्री नहीं करता, लेकिन जो लॉकडाउन है, जो बिज़नेस है लोगों का, वो तो एक श्योर बात है कि उससे अफेक्ट हो रहा है। लोगों का जो है कारोबार तबाह हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो तो उसमें दूसरी बात नहीं है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि हम इस वक्त जंग की सूरत हाल में हैं। जंग में आप अपनी मर्जी से इसे खंदकें नहीं खोदते, आप बेसमेंट में नहीं जाते, आप अपनी मर्जी से अपना कारोबार बंद नहीं करते, हालात लेके जाते हैं आपको, बच्चों को स्कूल नहीं, क्या क्या चीज़ हम नहीं करते। अब ये समझना पड़ेगा हम जंग की सूरत हाल में, और ये हम समझा, देखें हमने पहले दिन कहा कि अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कोरोना पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। पहले दिन से हम कह रहे हैं, देखें अगर सिंध हुकूमत कहीं पे ठीक नहीं करेगी तो अब हमें समझाएंगे यार सिंध में ये बेहतरी होनी चाहिए, हम बताएंगे। अब गवर्नर साहब की मैं बताऊं, अब गवर्नर साहब को जैसे हो गया 3-4 उन्होंने डिस्ट्रिक्ट विजिट की, और हैदराबाद सब कुछ उधर गए हैं। वहाँ पर आपके MNA नूरुल कादरी हमारे पेशावर के एडवाइजर हैं, आज यहाँ पर वो अफरीदी साहब हैं हमारे सेंटर हैं। तो ऐसे लोग और तो हमें चीज़ें एहतियात करनी चाहिए। तलाल चौधरी साहब क्विकली देखिए, समर साहब, गुजारिश ये है कि ये पहला मौका था। होता यह है कि हुकूमत पीछे पीछे होती है और अपोजिशन आगे आगे होती। पहली दफा अपोजिशन पीछे पीछे थी, हुकूमत आगे आगे थी तावन लेने के लिए। अगर ये कोरोना वाले मामले पे अपोजिशन और चारों सूबों को ऑन बोर्ड नहीं कर सके तो मुझे बताएं 18वीं तरमीम कहां से कर लेंगे? यानी कितने सादा लोग हैं। ये वो मामला जिसमें अपोजिशन ऑन बोर्ड होना चाह रही थी, दिन रात इनके पीछे फिर रही है, ये उसमें भी ऑन बोर्ड नहीं ले सके। ये 2 आज में मैं इनकी कारकर्दगी बता देता हूं, पूरे इसमें कंफ्यूज और इनकम्पिटेंट। कंक्लूड कीजिएगा क्विकली, टाइम कम है। दूसरा करना, ठीक है सर, आपका मौक़िफ़ आ गया सर। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो है कोई नहीं, मौक़िफ़ आ गया। आप रिलीफ पैकेज बेनज़ीर वाले पैसे जो है वो लोगों को, आपका मौक़िफ़ आ गया तलाल चौधरी साहब, थैंक यू। तो गुजारिश ये बात करें, बात नहीं है, कोई कंसेंसस बात करेंगे। मयूर खान साहब, मैं मुख्तसरन बात करूंगा। देखिए, हमारा प्रॉपर लॉकडाउन रहा है। एक बात सब तस्लीम करेंगे कि पाकिस्तान में जो इन्फेक्शन वायरस का इंसिडेंस का ग्रोथ रेट है वो बहुत कम है बाकी दुनिया के मुकाबले में, और अम्बात भी बहुत कम है। इसको मद्देनजर रखते हुए एक स्मार्ट लॉकडाउन आपने किया है। ये टेस्टिंग, ट्रैकिंग और क्वारंटीन, और जिस इलाके में पाया जाएगा उसको क्वारंटीन किया जाएगा। यहाँ ये नहीं कि पूरे का पूरा मुल्क जो है लॉकडाउन में बहुत शुक्रिया मार रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों को आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज की शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।